चलिए आज हम चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 में है जीवों में श्वसन। फ्रेंड्स, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो फ्रेंड्स, आप 1 मिनट के लिए अपनी नाक को बंद करके, मुंह को बंद करके देखिए कि श्वसन हमारे लिए कितनी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आपको 1 मिनट में ही पता चल जाएगा कि हम जो है बिना ऑक्सीजन के या फिर बिना सांस लिए नहीं जीवित रह सकते, है ना। तो श्वसन क्या है? सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। ओके, और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। फ्रेंड्स, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, जो भी पदार्थ हम खाते हैं उनमें ये सब उपस्थित होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मेन घटक हैं इसके भोजन के। तो इनसे क्या होता है? हमको पोषण मिलता है। और ये पोषण किस तरह से मिलता है? पोषण मतलब पोषण का एक रूप ऊर्जा भी है। ऊर्जा मतलब ताकत। मेनली कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट का एक घटक क्या है? मतलब ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज के विखंडन से मतलब उसी के टूटने से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि श्वसन हमारे लिए कितनी आवश्यक है, किस प्रकार से श्वसन होता है और इसकी क्रियाविधि क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सभी सूक्ष्म जीव मतलब सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। जीव की प्रत्येक कोशिका में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती ही है। मतलब शरीर की जितने भी कोशिकाएं हैं वो एक स्पेशल वर्क के लिए, मतलब स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए होती हैं, है ना, मॉडिफाइड होती हैं उस तरीके से। तो इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो जहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, और तो सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि घर में आपके मम्मी पापा आपको मतलब डेली खाना खाने के लिए बोलते रहते हैं कि खाना खाओ, खाना खाओ। तो क्यों बोलते हैं वो? तो फ्रेंड्स, भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वह श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। मतलब जो हम भोजन करते हैं उनमें उससे हमको ऊर्जा मिलती है। और मतलब ये ऊर्जा कैसे मिलती है? तो हम जो श्वसन करते हैं उसी से जो भोजन है उसका विखंडन होता है। मतलब वो छोटे छोटे अपने मेन पार्ट्स में विभाजित होता है, जिससे एनर्जी मतलब मुक्त होती है। ओके, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, तो श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस को मतलब श्वास द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। फिर आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। और इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई जो वायु है उसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिक मात्रा होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में लेकर जाई जाती है। ठीक है, और कोशिकाओं से यह ऑक्सीजन जो है भोजन के विखंडन में सहायता करती है। मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ कि भोजन के विखंडन। और ये बात मतलब मेन श्वसन का मेन कार्य क्या है? सिर्फ हमको जिंदा रखना। तो श्वसन कर रहे हैं, इसी से जीवित है? नहीं। तो हम जो श्वसन करते हैं उसका मेन कार्य है ऊर्जा में मुक्त करना, मतलब ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में ही सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को फ्रेंड्स 1 मिनट, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। चलिए हम देखते हैं 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं। तो मैंने इतना जो भी बताया उससे हमें पता चल गया कि हम श्वसन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है।
फ्रेंड्स हम अपने श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, है ना। तो जो हम अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर लेते हैं, मतलब वायु को अंदर भरते हैं अपने फेफड़ों में, तो जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग किस लिए होता है, तो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। जो ग्लूकोज है उसका विखंडन जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मैंने जो बताया ऊपर आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिका में होता है, जिससे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये जो ग्लूकोज है उसका विखंडन कहाँ पे होता है, हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, फिर वो हमारे कहाँ पर जाती है, पाचन तंत्र से होते हुए हमारे आंतों में जाती है ना। और आंतों में जाकर उसको कौन अवशोषित करता है, हमारी छोटी आंत में जो विलाई प्रेजेंट होती हैं उसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, वो मतलब जो भोजन है वो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। और ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है तो वहीं पर ये ग्लूकोज का विखंडन होता है। ओके, ये जो पूरा कार्य है वो कोशिकाओं में होता है। जो हमारी छोटी शरीर जो है पूरी तरह से जैसे ईंट का घर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है। ओके, तो इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है तो इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो वह श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब अगर वायु प्रेजेंट ना हो वहाँ पर तो क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। ओके, तो ये एक समीकरण देखते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के साथ किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो मतलब आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे कई जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाता है, ये ऐसे जो जीव हैं वो अवायवीय जीव कहलाते हैं। ओके, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसा इसका एक समीकरण भी है, हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो कि अवायवीय श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में एल्कोहल निर्मित करता है। एल्कोहल कैसे निर्मित होता है फ्रेंड्स, आप लोग आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन या किण्वन के द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है, और जो किसकी उपस्थिति में होता है, तो ईस्ट के उपस्थिति में होता है। ओके, और इसका उपयोग क्या किसमें होता है, शराब और बियर बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए तो क्या बना, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और ऊर्जा भी मुक्त हुई। तो ये किस में होता है, तो ये ईस्ट की कोशिकाओं में होता है। ओके, अब देखेंगे कि ग्लूकोज पेशी में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। तो फ्रेंड्स कभी कभी मतलब हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर की जो पेशियां हैं वो भी अवायवीय श्वसन कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल थोड़े समय के लिए करती हैं। ओके, वैसे ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। मतलब कभी कभी हमें ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि हम बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या तेज़ दौड़ते हैं या कई घंटे टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं या कभी कभी बहुत भारी वजन उठा रहे हैं। तो ऐसे अनेक काम हैं जिसके करने के लिए हमको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत कम होती है।
है ना, हम सिर्फ जो श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसी से हमारी ऊर्जा की आवश्यकता जो है पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में हमारी जो पेशी की कोशिकाएं हैं वो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की जो अतिरिक्त मांग है, मतलब हमको ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है उसकी मांग को पूरा करती हैं हमारी जो पेशी की कोशिकाएं हैं वो। तो इसी को क्या कहते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं उसके बाद, मतलब या फिर कभी ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, तो हमारी जो पेशियां हैं, मतलब हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प होने लगता है, मतलब हमारे मसल जो है ऐंठन महसूस होती है, उनमें दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, जब ये जो हमारे मसल्स हैं वो अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, तो इस प्रक्रम में ग्लूकोज से मतलब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। ओके, और उसके बाद फिर जब हम गर्म पानी से नहा लेते हैं या फिर शरीर की मालिश करते हैं, तो इस जो ऐंठन है या जो क्रैम्प है वो उससे हमको आराम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, मतलब मालिश करते ही आराम क्यों मिलता है? तो जो गर्म जल है या जो हम शरीर की मालिश करते हैं उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे ये जो पेशी कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन की मतलब पूर्ति भी बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से जो लैक्टिक अम्ल है वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। इस चैप्टर में तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जो लैक्टिक अम्ल है वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। ओके, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उसका विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। ओके, तो चलिए 10.2 देखते हैं, श्वसन। फ्रेंड्स, हम श्वसन कैसे करते हैं? हम तो अपने नाक के द्वारा जो वायु है उसको अंदर लेते हैं, फिर नाक के द्वारा ही वायु को बाहर छोड़ देते हैं। तो क्या यही श्वसन है? तो चलिए देखते हैं श्वसन क्या है। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। मतलब अंतः श्वसन मतलब ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना, और उच्च श्वसन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को अपने नाक के द्वारा बाहर निकालना। तो यही अंतः श्वसन और उच्च श्वसन कहलाता है। समझ में आया आपको? मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो ठीक है, सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन वाली वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ओके, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो रेगुलरली चलते रहता है, हमको पता नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, हमें मतलब उसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी जो प्रत्येक जीव जंतु हैं या जिसमें भी जीवन है उनमें हर समय, मतलब जब से हम पैदा होते हैं नहीं, मतलब जब से हम माँ के गर्भ में आते हैं, जब से हमारी धड़कन शुरू होती है तब से हमारी श्वसन भी शुरू हो जाती है। ओके, हम श्वसन करने लगते हैं और ये जीवन पर्यंत मतलब हमारे मृत्यु तक की चलते रहता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः 15 से 18 बार प्रति मिनट। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः नॉर्मल कंडीशन में 15 से 18 बार श्वसन करता है 1 मिनट में। ओके, और जब हम व्यायाम या एक्सरसाइज करते हैं तो वो संख्या बढ़ जाती है, 25 बार तक की हो जाती है। ठीक है, पुनिंदे या जम्हाई के समय श्वसन दर कम हो जाती है। फ्रेंड्स, जब हमें जम्हाई आती है तो उस टाइम हमारा श्वसन दर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय हम रिलैक्स कर रहे होते हैं या फिर हमारे शरीर में थकान बहुत अधिक हो चुकी होती है और हमें आराम की आवश्यकता होती है। उस समय हमारा शरीर का श्वसन दर कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा 10.3 है, हम श्वसन कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम सांस जो है कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, और हम इसमें श्वसन की क्रिया विधि के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सामान्यतः हम अपने नथुनों या नाक के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं
है ना, जो हमारी नासा द्वार बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे जो नथुने हैं उनसे नासा गुहा में चली जाती है वायु। फिर नासा गुहा से मतलब नेज़ल कैविटी से श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़ों से फिर हमारे फेफड़ों में बहुत सारे फुफ्फुस कहलाते हैं, एल्वुलाई कहलाते हैं, वहाँ पर चली जाती है। और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। मतलब हमारे जो ये फेफड़े हैं कहाँ पर स्थित होते हैं, हमारी छाती में स्थित होते हैं। उसके अंदर वक्ष गुहा कहलाती है, जो कि तो वो मतलब लेटरल साइड में मतलब पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है एक बड़ी पेशी परत जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। ओके, इसमें चलिए मैं इसको यहाँ से देखते हैं। अंतःश्वसन में वायु नथुनों से नासा गुहा, श्वास नली फेफड़ों से में और फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। पार्श्व पसलियों से धीरे धीरे से घिरे, मतलब ये पसलियों से घिरे होते हैं हमारे फेफड़े, मतलब वो सुरक्षा कवच होता है। हमने बोन्स वाले चैप्टर में देखा था कि रिब केज होती है, पसली पिंजर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित होते हैं। एक बड़ी पेशी परत जो कि डायाफ्राम कहलाती है, जिसको मध्य पट कहते हैं। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों में गति होती है। आप इसको महसूस कर सकते हो जब आप सांस लेते हो, अंदर लेते हो सांस, तो हमारी जो फेफड़े हैं वो क्या होते हैं, अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, मतलब फूलता है फिर पिचकता है। ठीक है, ये एक बलून की तरह फूलता और पिचकता रहता है। यहाँ पर हमने मानव के श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाया है, चलिए देखते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नेज़ल कैविटी या नासा गुहा कहलाती है। ये मुख गुहा है, मतलब बकल कैविटी। ये ग्रसनी है, ठीक है, ये श्वास नली, ये फेफड़े, ये जो है पसलियाँ हैं, ठीक है, और ये जो संरचना आप देख रहे हो यही डायाफ्राम कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपने ये श्वसन तंत्र का चित्र देख लिया। चलिए आगे देखते हैं श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। मानव में श्वसन की क्रियाविधि। फ्रेंड्स, ये दो चित्र हैं, मतलब फेफड़े के और जो पसलियों से घिरे हुए हैं। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं। फ्रेंड्स, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, मतलब पसलियाँ फूलने लगती हैं। हम किसी भी चीज़ में हम हवा भरेंगे तो वो उसका आयतन क्या है, बढ़ने लगता है। तो उसी तरह हमारे लंग्स का आयतन बढ़ने लगता है। और ये जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करती है। ये देख रहे हो आप, ये नीचे की ओर गति कर रही हैं। फिर जब हम उच्च श्वसन मतलब श्वास को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर की ओर धकेल दी जाती हैं, तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती हैं, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं पसलियाँ जो हैं। ओके, और ये डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ये अंतःश्वसन की है और ये उच्च श्वसन। ओके, मतलब इसमें श्वास अंदर ले रहे हैं तो पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रही हैं और डायाफ्राम नीचे आ रहा है। और जब हम वायु को मतलब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति कर रही हैं और डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ श्वसन की क्रियाविधि। फ्रेंड्स, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, इससे अवश्य बचना चाहिए। सबको पता है, फिर भी जिन लोगों को आदत है, जो इसके आदी हैं, वो छोड़ नहीं सकते, पर मेरे ख्याल से छोड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि हम अपनी ही क्षति कर रहे हैं इस प्रकार से। उस टाइम तो बहुत मज़े लेके करते हैं, जब हमको बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर वगैरह हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम पछताने लगते हैं। तो जो श्वसन की क्रियाविधि है उसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 प्लास्टिक की बोतल ली हैं। ठीक है, इसके अंदर एक वाई आकार की पाइप लगा दी है, जिसमें से दोनों साइड ये गुब्बारे लगा दिए। ओके, और इसके नीचे एक रबड़ की सीट लगा दी है, जिसको हम पकड़ के खींचेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमको करना क्या है, तो हम ये रबड़ की जो सीट है इसको छोड़ देंगे, तो इसमें ये जो गुब्बारे हैं उनमें वायु भर जाएगी। और जब इसको हम वापस धकेलेंगे तो ये जो गुब्बारों की वायु है वो निकलकर इस पाइप की सहायता से निकलकर बाहर चली जाएगी। तो हमारा फेफड़ा भी इसी तरह से कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं 10.4। हम उच्छ्वास में बाहर क्या निकालते हैं?
मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, तो अंतः श्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे फेफड़े जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कितने % ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कितने प्रतिशत उसमें ऑक्सीजन होता है और कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर फेफड़ा जो है अंतः श्वसन हम करेंगे तो उसमें 21% ऑक्सीजन होगा और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मतलब हम जब सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो उसमें 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। पर जब हम ऑक्सीजन मतलब हमारे फेफड़ों से जब श्वास बाहर निकाली जाती है, मतलब वायु को बाहर धकेली जाती है, मतलब उच्च श्वसित करते हैं, तो वायु का मतलब ऑक्सीजन का 16.4% जो है बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 4.4% बाहर निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कितने % ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कितने % छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे देखते हैं 10.5 अन्य जंतुओं में श्वसन। तो जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। फ्रेंड्स, इनमें भी फेफड़े पाए जाते हैं श्वसन के लिए, क्योंकि ये स्थलीय जीव हैं और इनमें श्वसन के लिए हमारी ही तरह मतलब विकसित फेफड़े होते हैं जिससे ये श्वसन करते हैं। ठीक है, तो इनकी श्वसन क्रिया भी हमारे ही तरह होती है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि काकरोच किस प्रकार से श्वसन करता है। तो काकरोच में श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि श्वसन रंध्र क्या होता है। फ्रेंड्स, काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जो अन्य मतलब कीड़े मकोड़े हैं, कीट हैं, उनके शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। काकरोच में श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो वही मतलब श्वास रंध्र कीटों में भी पाए जाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कीट हैं उनमें जो गैसों के विनिमय के लिए जैसे हमारे में होता है, सेम उसी तरह से इनके विनिमय के लिए जो वायु की नलियों का जाल बिछा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। तो ये काकरोच किसके द्वारा श्वास करते हैं, तो वातक के द्वारा या श्वास प्रणाली के द्वारा श्वसन करते हैं। इनमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन वाली वायु श्वास रंध्रों में, श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाती है। मतलब इनके जितने भी शरीर के ऊतक हैं या कोशिकाएं हैं, उनमें ये वायु वितरित हो जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सांस नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, श्वास नाल और श्वास प्रणाली केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जंतुओं के जो अन्य समूह हैं जैसे कि जलीय प्राणी हैं, उनमें ये व्यवस्था नहीं पाई जाती। ये जो श्वास प्रणाली है सिर्फ कीटों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब केचुआ कैसे श्वसन करता है उसको भी देख लेते हैं। तो हमने केचुए के बारे में कई बार पढ़ा है कि केचुआ अपने त्वचा से श्वसन लेता है और इसकी त्वचा जो है क्या होती है, केचुए की त्वचा अगर उसको आप छुओगे तो बिल्कुल गीली गीली और श्लेष्मी मतलब चिपचिपी लगती है ना। तो इनमें गैसों का आवागमन इसी जो इनकी स्किन है उसी के माध्यम से होता है। ओके फ्रेंड्स, और आप जानते हो कि मेंढक में मतलब हमारे ही तरह फेफड़े भी होते हैं और ये अपने त्वचा से भी श्वसन करते हैं। ओके, इनके भी जो त्वचा है वो बिल्कुल चिपचिपी और गीली गीली होती है जिससे ये श्वसन करते हैं। ठीक है, अब 10.6 है जल में श्वसन। फ्रेंड्स, अब जल में जो जीव जंतु रहते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो जलीय जीव हैं वो क्लोम या गिल के द्वारा श्वसन करते हैं। तो हम देखेंगे कि मछलियों में क्लोम या गिल द्वारा श्वसन होता है। क्लोम में रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो गैस विनिमय में सहायक होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लोम है उसमें ये मछलियों के शरीर से बाहर निकले हुए होते हैं। आपने देखा है मछलियों के गलफड़ों को, तो वो बिल्कुल ऐसे मतलब इनके दोनों साइड पे होते हैं, है ना, और वो बाहर निकले होते हैं।
तो ये जो क्लोम है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए इनकी सहायता करते हैं। और जो क्लोम है वो इनको मतलब ये जो क्लोम है उनमें क्या है, रक्त वाहिनियाँ मतलब ब्लड कैपिलरीज जो हैं बहुत अधिक संख्या में होती हैं, जो कि इनको गैस के विनिमय में मतलब ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में इनको मदद करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 10.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि इनमें श्वसन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स जैसे सारे जीव जंतु श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह से रहने के लिए श्वसन करते हैं, है ना। और ये जो मतलब वायु से ऑक्सीजन ये भी अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग हमारी तरह होता है और ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए ये भी यूज़ करते हैं, है ना। तो पादप में प्रत्येक अंग वायु के स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर सकता है। मतलब इनके सिर्फ पत्तियां ही नहीं, इनकी पत्तियों के साथ साथ शरीर के सारे अंग क्या करते हैं, वायु को मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र या रंध्र होते हैं जिनसे गैस विनिमय होता है। फ्रेंड्स इनकी जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी से वायु को ग्रहण करती हैं और पत्तियों में जो स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं उससे भी श्वसन होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किस प्रकार से होता है ये बताना है आपको। और अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचय होता है वो क्या है? क है कार्बन डाइऑक्साइड, ख लैक्टिक अम्ल, ग है अल्कोहल और घ है जल। आपको बताना है इसमें से आंसर। क्वेश्चन 3 है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? फ्रेंड्स ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।